बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो किसान ई-केवाईसी कराने का काम पूरा नहीं करेंगे, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 5 से 15 जून तक ई-केवाईसी के लिए ड्राइव चलाएगी। पात्र किसान अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं या अपने नोडल अधिकारी से ई-केवाईसी के लिए संपर्क करें। पीएम किसान वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान के पंजीकृत पात्र किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। साल 2023 को दुनिया का सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। साल 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2023 से भी गर्म हो सकता है। मानसून और लू यानी हीट वेव को लेकर इस हफ्ते आईएमडी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद जून महीने का पूर्वानुमान जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे देश का मासिक तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। आईएमडी के अनुसार नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जून माह में मानसून की बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान है, जबकि उत्तर पश्चिम में सामान्य और देश के मध्य और दक्षिण हिस्सों में सामान्य से ज्यादा मानसून की बारिश हो सकती है। मध्य भारत और उत्तर मध्य भारत में जून के महीने अधिक लू चलेगी, यानी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को मई के महीने की तुलना में जून में अधिक लू का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको और कृषि ड्रोन प्रौद्योगिकी कंपनी थानोस टेक्नोलॉजीज देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एकजुट हुए हैं। थानोस टेक्नोलॉजीज और इफको के बीच हाल में एक समझौता हुआ है। उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि देश भर में कृषि तकनीक के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इफको के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 10 लाख एकड़ खेत पर ड्रोन से खाद के छिड़काव की सुविधा प्रदान करेगी। खाद का समय पर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए 500 से ज्यादा अत्याधुनिक ड्रोन तैनात किए जाएंगे। इस बार देशवासियों के लिए खाद्य तेल की कमी नहीं होने वाली है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 447 लाख टन तिलहन उत्पादन का टारगेट तय किया है। राज्यों को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन समेत दूसरे तेलों का उत्पादन का टारगेट दिया गया है। प्रमुख उत्पादक राज्यों को सोयाबीन उत्पादन क्षमता से अधिक करने के लिए प्रेरित किया गया है। देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों के बीच सरकार ने 2024-25 जुलाई-जून के लिए तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रिकॉर्ड 447 लाख टन रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने शीर्ष उत्पादक राज्यों पर अधिक फोकस किया है, जबकि कम तिलहन उत्पादन वाले राज्यों में एरिया बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति को लेकर किसान परेशान हैं। खेतों में बढ़ रहे रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के चलते मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। यूपी सरकार ने किसानों के खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जांच का अभियान शुरू किया है। किसान के खेतों में कितनी जान है या उनमें किस पोषक तत्व की कमी है, इसका पता लगाने के लिए हर जिले में मृदा परीक्षण कराया जा रहा है। मिट्टी की सेहत का पता चलने से किसान जरूरी पोषक तत्व की कमी दूर कर पाएंगे। खास बात है कि किसानों को ये सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। मृदा परीक्षण के बाद मिट्टी की सेहत का पूरा ब्यौरा किसानों को दिया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में किसानों के बीच मृदा परीक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। खबरों के बाद अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में बात करेंगे खेती किसानी में उपयोग होने वाली एक ऐसी तकनीक की जिसके उपयोग से देश भर के किसान भाई बहन
अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं और अपने सपने को साकार कर रहे हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस लौट कर आते हैं। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती किसानी में नई नई तकनीकें आ गई हैं और उन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है। संरक्षित खेती यानी कि ग्रीन हाउस में खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है जिसके माध्यम से किसान मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ग्रीन हाउस कैसे खेती किसानी के क्षेत्र में नामुमकिन को मुमकिन में बदल रहा है, देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। खेती किसानी को लेकर लोगों में आम धारणा है कि लागत के मुकाबले मुनाफा कम होता है। यही वजह है कि जो लोग परंपरागत खेती करते थे वे अब दूसरे रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करने लगे हैं। गांव में खेती करने वालों की संख्या बेशक कम हो रही हो, लेकिन इस क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरी ओर गांव में भी रहने वाले कुछ किसान जो पहले परंपरागत तरीके से खेती करते थे, वे भी आज नई नई तकनीक की मदद से पैदावार बढ़ाने में लगे हुए हैं। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम और मौसम के प्रतिकूल होते ही उनकी उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इससे निजात पाना चाहें तो हम उसको संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती में जो पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस का समावेश होता है, उसमें जब हम खेती करते हैं तो यह खेती वर्ष पर्यंत चलती रहती है। यानी कि आप एक बार लगाने के बाद पूरे वर्ष भर इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, फसल ले सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं और लगातार उत्पादन ले सकते हैं। जबकि सामान्य खेती में एक बार फसल पकती है और एक बार में ही उसकी तुड़ाई होकर वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस में जो खेती है वो विशेष तरह की फसलों से विशेष प्रबंधन करने के बाद में यह खेती पूरे वर्ष भर चलती रहती है और जो आमदनी है उसका जरिया भी पूरे वर्ष भर बना रहता है। ग्रीन हाउस खेती एक आधुनिक पद्धति है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संरक्षित खेती किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दरअसल ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जिससे फसलें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। तापमान को नियंत्रित करने के अलावा अलग अलग तरह के कीट पतंग और बीमारियों से बचाव हो सकता है, जिससे फसल हमेशा स्वस्थ रहती है। सोलर पैनल का उपयोग करके ग्रीन हाउस में ऊर्जा का प्रवाह करके साल भर में अलग अलग वैरायटी की सब्जियां, फल और पौधे उगाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस में पानी और ऊर्जा की बचत होती है, जिससे प्रदूषण मुक्त और सस्ते तरीके से खेती हो सकती है। उच्च गुणवत्ता वाली फसलें बाजार में अच्छी कीमत पर बेची जा सकती हैं, इससे ज्यादा मुनाफा होता है। ग्रीन हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसको हम आर्टिफिशियल यानी कि जो लोहे के पोल होते हैं उसके द्वारा एक घर जैसा बनाते हैं
और जो इस घर का बाहरी जो आवरण है वो प्लास्टिक से बना होता है, यानी पॉलीइथिलीन की शीट से बना होता है, जिससे कि हम चारों ओर से इसको बंद करके एक घर जैसा बना लेते हैं। और इसके चारों ओर ऐसे पर्दे भी लगे होते हैं जिनको बार बार उठाया जा सकता है और हवा का आवागमन किया जा सकता है। तो इसी संरचना को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर इस संरचना में हम इसमें ठंडा होने और गर्म होने के प्रयोजन कर लें तो यही जो संरचना है वो ग्रीन हाउस कहलाती है। अगर इसके अलावा जो सामान्य संरचना है हम उसको पॉली हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस की सबसे बड़ी खासियत तापमान को नियंत्रित रखना होता है। ग्रीन हाउस में तापमान को मन मुताबिक रखने की आजादी होती है। ये सूर्य की सीधी किरणों से बचने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। ग्रीन हाउस के अंदर तापमान को फसल के अनुसार सेट कर मनचाही फसलें उगाई जा सकती हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाकर और ऑर्गेनिक खाद जैसे माध्यमों के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस में फसल को तेजी से विकसित कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में उगने वाली फसलें आम फसलों की तुलना में बेहतर होती हैं और तेजी से बढ़ती हैं। संरक्षित खेती में पहला फायदा तो यही है कि जो उस मौसम में फसल आपको उपलब्ध नहीं होती है वह फसल उपलब्ध हो जाती है, उसका उत्पाद उपलब्ध हो जाता है और बाजार में वो उपलब्ध रहती है। दूसरा लाभ यह है कि यह आम फसलों के मुकाबले ज़्यादा सघन होती है, इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है और क्योंकि बाज़ार में इसका ऑफ सीज़न है, इसका मूल्य ज़्यादा मिलता है, सप्लाई कम है और इसकी मांग ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें जो लाभ है उत्पादन और लाभ दोनों ही अधिक होते हैं। ग्रीन हाउस में जब हम वातावरण को नियंत्रित करते हैं तो फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। फसल की गुणवत्ता बढ़ने से जो उसका उत्पाद है उसकी भी गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कि अगर हम किसी ग्रीन हाउस पॉली हाउस में फसल उगा रहे हैं तो उसमें कीटों का, बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। ग्रीन हाउस में खेती के दौरान किसानों को ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिनको लगाने से ज्यादा मुनाफा हो और फसलों की पैदावार भी अधिक हो। ग्रीन हाउस में टमाटर की फसल न सिर्फ तेजी से बढ़ती है बल्कि इसका उत्पादन भी बेहद अच्छा होता है। टमाटर के अलावा गाजर, बैगन, पत्ता गोभी, मटर, मिर्च, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। औषधीय पौधों में ग्रीन हाउस के अंदर तुलसी, धनिया, पुदीना की खेती करके आप न सिर्फ सेहतमंद होंगे बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ग्रीन हाउस में गुलाब, गेंदा के अलावा ऑर्नामेंटल पौधों का भी अच्छा उत्पादन हो सकता है। इन दिनों ग्रीन हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जा रही है। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसकी डिमांड भारत के अलावा विदेश में भी है। ऐसे में यदि कोई किसान ग्रीन हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती करता है तो उसे दूसरी खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ग्रीन हाउस पॉली हाउस के लिए उन्हीं फसलों की कुछ विशेष किस्में होती हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेट किस्में कहते हैं और ये वर्ष भर लगातार बढ़ती हैं। यानी कि अगर वातावरण अनुकूल रहे तो ये 2 साल तक भी फसल बढ़ती रह सकती है और आपको उत्पादन दे सकती है। इसमें जो अगर हम चाहें कि कुछ फसलों को जो कम समय में तैयार होती हैं हम ग्रीन हाउस में उगाएं तो निश्चित रूप से उनकी जो पैदावार है सापेक्ष रूप में ग्रीन हाउस में अधिक होती है और सामान्य जो खुले खेत हैं उनमें कम होती है। उसका एक मुख्य कारण यही है, एक तो वातावरण में बढ़ाव चढ़ाव आता रहता है, दूसरा यह है कि जो वातावरण में बदलाव आता है उससे उतना उत्पादन नहीं मिल पाता कम समय में जितना कि ग्रीन हाउस में मिलता है। जैसे अगर हम देखें जो लीफी वेजिटेबल्स हैं या ऐसे फूल हैं कि जो एक ही समय में आ जाते हैं और अगर वो 3 महीने की अवधि के हैं तो हम ग्रीन हाउस में उसकी 3 फसल ले सकते हैं, जो कि बाहर के खुले क्षेत्र में 3 फसलें लगातार लेना संभव नहीं है क्योंकि हम वहाँ का वातावरण नियंत्रित नहीं कर सकते। ग्रीन हाउस का कर सकते हैं तो उसमें 3 फसलें भी हम ले सकते हैं। सचमुच ग्रीन हाउस तकनीक के तहत फसलों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है ताकि फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव ना हो। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बताएंगे कि ग्रीन हाउस को लेकर सरकार की ओर से किसानों को किस तरह से मदद दी जाती है।
जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ वाओ जिंदगी। गेटअप थोड़ा बेटर हो, वाओ जिंदगी। पर्सनालिटी का जब मैटर हो, वाओ जिंदगी। फैशन ही फैशन से भरी, वाओ जिंदगी। लाइफ में अपनी स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी। इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। होम इंटीरियर साइड हो, वाओ जिंदगी। फैमिली संग हो आउटिंग भी, वाओ जिंदगी। मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे वाओ जिंदगी। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। आजकल ज्यादातर किसान खेती में कई नए प्रयोग करके आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से खूब मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को इस तरह की पहल के लिए प्रोत्साहन हेतु सरकार सब्सिडी भी मुहैया कराती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित खेती के लिए किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रीन हाउस के भी कई प्रकार होते हैं। पैसिव ग्रीन हाउस में आप तापमान और हवा को नियंत्रित करने के लिए सूर्य की रोशनी और हवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल बेहद कम मात्रा में होता है। इसके अंतर्गत फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है, जबकि एक्टिव ग्रीन हाउस में पानी, हवा और तापमान का नियंत्रण अलग अलग प्रकार की तकनीक से किया जाता है। इसमें तापमान कम या ज्यादा किया जा सकता है। एक्टिव ग्रीन हाउस में फसलों को सीधा पोषण मिल जाता है, जिससे उनका तेजी से विकास होता है और मिट्टी की आवश्यकता बेहद कम होती है। वहीं हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस में आप मिट्टी के बजाय पानी के साथ खाद सप्लाई करके पौधों का पोषण कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस के तहत वायुमंडल में उपस्थित तरह तरह के कीट पतंगे और हानिकारक बीमारियों से भी फसलों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे फसलों का ग्रोथ तेजी से होता है। पैसिव ग्रीन हाउस का मतलब है कि ग्रीन हाउस को अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहने दिया जाए, तो नेचुरल जो वातावरण है वो बना रहेगा। हवा आएगी और ग्रीन हाउस के अंदर घुसेगी और वो गर्म हवा को पुश करेगी, जो कि ऊपर चली जाएगी या साइड से बाहर चली जाएगी। तो आमतौर पर गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। तो जब नीचे ठंडी हवा प्रवेश करती है तो वो गर्म हवा को धक्का देती है और वो ऊपर के वेंटिलेशन से निकल जाती है। तो इसको हम पैसिव ग्रीन हाउस कहते हैं। एक्टिव ग्रीन हाउस हम उसको कहेंगे जहाँ पर हम यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हवा को बाहर निकालने के लिए। तो एक तरफ तो आपका जो कूलिंग पैड चल रहा है, दूसरी तरफ एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। जितनी हवा अंदर आ रही है उतनी हवा वो बाहर निकाल रहा है। तो इस और जिस तरह से जो रूफ है वो अपना काम कर रही है कि ज़्यादा धूप हो गई तो वो बंद हो गई और कम धूप होगी तो वो खुल गई। तो इस तरह का जो ग्रीन हाउस है, जो सोलर ऑपरेटेड भी हो सकता है या इसमें एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी ऑपरेटेड ग्रीन हाउस है, तो उसको हम एक्टिव ग्रीन हाउस कहते हैं। संरक्षित खेती के माध्यम से किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। खर्च और आमदनी की बात करें तो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस लगाने पर करीब 10 लाख रुपए की लागत आती है, जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। ग्रीन हाउस पर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। इसमें किसानों के पास खुद की खेती योग्य जमीन का होना जरूरी है। ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को इसकी लागत पर सरकार से 50% सब्सिडी मिलती है। लघु, सीमांत, एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 70% सब्सिडी दी जाती है। बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य सरकारों की ओर से भी किसानों को ग्रीन हाउस बनाने की लागत पर 50 से 70% अनुदान दिया जाता है। संरक्षित खेती में, ग्रीन हाउस खेती में ऐसा प्रयोजन किया गया है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं,
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से या मिशन हॉर्टिकल्चर के बोर्ड के माध्यम से वो विभिन्न राज्यों के पास पैसा दिया गया है, जिसमें किसान को राज्य के हिसाब से 50 से लेकर 55% तक जो छूट का अनुदान है वो उपलब्ध है। यानी कि किसान को अगर प्रति एकड़ 30 से 32 लाख रुपए की कॉस्ट आती है तो किसान को लगभग 20 से 22 लाख रुपए का अनुदान सरकार देती है। और यह जो अनुदान है वो एक ऐसा अनुदान है कि जो बैंक के माध्यम से दिया जाता है और इसमें परफॉर्मेंस के माध्यम से उसकी जो किस्त है वो किसान को मिलती है। बेशक ग्रीन हाउस खेती फायदेमंद है, लेकिन ग्रीन हाउस में खेती करने वाले किसानों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ग्रीन हाउस खेती में ऊर्जा की कमी हो सकती है। इसके लिए किसानों को सोलर पैनल का इस्तेमाल करना होता है। खेती में तापमान और हवा को संभालने के लिए वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। सिंचाई के लिए पानी की कमी दूर करने के लिए किसानों को ड्रिप वाटर इरिगेशन जैसी तकनीक अपनानी होती है। ग्रीन हाउस में फसलों में रोग और कीट से बचाव के लिए बायो कंट्रोल, जैविक उपयोग या गंधक का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान या बारिश से ग्रीन हाउस को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा किसानों को सुरक्षित और स्थायी ग्रीन हाउस का निर्माण करना चाहिए। संरक्षित खेती में खेती करना इतना आसान नहीं है, इसलिए किसानों को ये ध्यान रखना है कि संरक्षित खेती में जो संरचना का प्रबंधन है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए और समय के साथ होना चाहिए। तो समय समय पर आप अपनी संरचना को एक तो सैनिटाइज कर लें, फसल लगाने से पहले उसको बिल्कुल साफ कर लें, क्लीन कर लें, ताकि पहली फसल के अवशेषों पर बीमारी के रोगाणु ना रहें। इसके साथ साथ हर साल अगर खेती अच्छी हो भी रही है तब भी आप अपनी मिट्टी और पानी का जांच अवश्य करें, वरना लगातार उसी मिट्टी और पानी को इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि समय समय पर मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी जांच करते रहना चाहिए और जो पानी की गुणवत्ता है जिसको आप बार बार खेत में डाल रहे हैं इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, तो उनकी जांच कर लेनी चाहिए। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे हैं। सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से बची रहती हैं। मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरक्षित खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से बचाया जा सकता है। ग्रीन हाउस में सब्जियों के अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे किसानों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। वैसे भी अब कृषि सेक्टर मॉडर्न हो गया है। बैलों की जगह ट्रैक्टर और रेहट की जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। ऐसे में नई तकनीकों के सहारे आप किसी भी फसल की खेती किसी भी मौसम में कर सकते हैं और ये सब संभव हो पाया है ग्रीन हाउस की वजह से। नई दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।